हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कॉमिक्स याद है कि एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें एक साथ एक ही वीडियो में हम दो विलन्स के बारे में बता रहे हैं और इन दोनों के ऊपर रिसर्च की है एन के कोठारी जी ने। तो आइए शुरू करते हैं। जुबिस्को ग्लोब सर्कस का स्ट्रॉन्गमैन था और वहाँ के जो सर्कस का जो मालिक था, जिसका नाम भी बॉस था, वो उसका दाहिना हाथ भी था और उसमें बहुत ही ज़ोरदार शारीरिक शक्ति भी थी और उसी ने ही बॉस के कहने पे जुपिटर सर्कस को आग लगाई थी। तो आइए अब देखते हैं कि डिटेल में इसकी जो पूरी की पूरी ओरिजिन स्टोरी है वो क्या है। तो जैसा अभी मैंने बताया कि जुबिस्को ग्लोब सर्कस का स्ट्रॉन्ग मैन था और वो बहुत ही खतरनाक और बेदर्द विलेन था और ध्रुव का सबसे पहला सामना जुबिस्को से ही हुआ था और अद्भुत बल का मालिक था जुबिस्को, जिसने बॉस को जो लगातार नुकसान हो रहा था उस नुकसान को उससे बचाने के लिए जुपिटर सर्कस में आग लगा के उसको ख़त्म कर देता है। इस दौरान उस वो पहली बार ध्रुव से वहाँ भिड़ता है लेकिन वहाँ से भाग जाता है और अगर जुबिस को सर्कस में आग नहीं लगाता तो शायद ये भी हो सकता था कि सुपर कमांडो ध्रुव कभी बनता ही नहीं, वो ध्रुव ही रहता जो कि सर्कस का परफॉर्मर था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जुबिस्को ही था जिसने इस बिल्कुल सशक्त हीरो, सशक्त नायक को यहाँ पे एक प्रकार से जन्म दिया। और उसके बाद में जब ध्रुव को पता पड़ता है कि सब कुछ तबाह हो गया तो कसम खाता है बदला लेने की और उसके बाद में वो जाता है ग्लोब सर्कस, जहाँ पे उसकी मुठभेड़ बॉस और जुबिस्को से होती है। इस दौरान पहले तो जुबिस्को ध्रुव की पिटाई कर देता है बहुत बुरी तरीके से और उसको शैतान नाम के एक शेर के सामने छोड़ देता है ताकि शेर उसको खा जाए। लेकिन ध्रुव को शेर की भाषा आती थी, इस कारण से ध्रुव शेर से अपने आप को भी बचा लेता है और शेर को आदेश देता है तो शेर जुबिस्को से भिड़ जाता है। इस दौरान वो जुबिस्को के आधे शरीर को खा भी जाता है और जब लड़ाई चल रही होती है तो ध्रुव को लगता है वो मर चुका है तो वो उसको छोड़ के आगे चले जाता है बॉस के पास में। जबकि के जुबिस्को को होश आता है तो वो घसीटता हुआ बाहर निकल जाता है क्योंकि शेर ने उसको आधा खा के छोड़ दिया था। और वहाँ से ही एक आदमी उसको कार में बिठा के हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ते में उस आदमी को लगता है कि ये मर चुका है तो वो उसको नेशनल फॉरेस्ट में फेंक देता है। वहाँ पे उस समय कुछ आदिवासी कबीले वाले उसको अपने साथ ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। ये चीज़ कुछ सालों तक चलती है एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। और उसके बाद में जब वो वापस शक्तिशाली हो जाता है तो वो बहरे शेरों को ध्रुव के ऊपर हमला करने की ट्रेनिंग देता है क्योंकि वो ये तो जानता था कि ध्रुव शेरों से बात कर सकता है। तो पहले वो शेरों को पकड़ के उनको बहरा बना देता है, फिर उनको ट्रेनिंग देता है कि ध्रुव के ऊपर उनको हमला करना है। तो वो राजनगर के ही जो नेशनल फॉरेस्ट है उसके पास में बने हुए एक सुनसान किले नुमा हवेली के अंदर अपना अड्डा जमा लेता है और वो अपने ट्रेंड शेरों को भेजता है जाके जाके वो राजनगर में ध्रुव को मारे। लेकिन वहीं पे ध्रुव की जो मुंह बोली बहन श्वेता और उसके जो कुछ दोस्त हैं वो ध्रुव की ही ड्रेस पहन के घूम रहे होते हैं और वो शेर उन पे हमला कर लेता है, लेकिन ध्रुव उनको बचाता है। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए वो एक के बाद एक कड़ी जोड़ता जाता है और वो सुनसान किले तक पहुंचता है जहाँ उसका सामना बहरी मौत और जुबिस्को से होता है। किसी तरीके से ध्रुव अपने आप को इनसे बचाता है और उसी लड़ाई के दौरान वहाँ पे आग लग जाती है जिससे वो सारे शेर और जुबिस्को उसमें मारे जाते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा ज़ोरदार खतरनाक विलेन का सफ़र वहीं ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है, कुछ साल बाद में ध्रुव की कॉमिक्स आई थी जंग, जिसमें जुबिस्को के भाई ब्रिस्को को बॉस के साथ में दिखाया गया था और वो बॉस की मदद करता है कि ध्रुव को कैसे मारा जाए और उसकी प्लानिंग में भी शामिल रहता है। तो एक तरीके से देखें तो जुबिस्को बहुत ही सामान्य कैरेक्टर था, लेकिन शायद ध्रुव हमें उसी कैरेक्टर के कारण मिला है जुबिस्को के। और उसकी जो डेथ बहुत ही जल्दी कर दी, हो सकता था उसको आगे के लिए ज़िंदा रखते तो बहुत ही अच्छा रहता। हालांकि अभी भी उम्मीदें हैं, उसको कहीं डायरेक्टली मरते हुए दिखाई नहीं गया, केवल हवेली में आग लग गई, लेकिन उसके बाद में इतने सालों से ये कैरेक्टर वापस नहीं आया है। तो उम्मीद करते हैं शायद हमें कभी ये कैरेक्टर भी वापस देखने को मिले। भांजा एंथोनी में राज कॉमिक्स में एक विलेन है जो कि पहली बार 2 गज ज़मीन कॉमिक्स में सबसे पहले आया था। इसकी ओरिजिन स्टोरी इस प्रकार है कि चंदा मामा का भांजा या चंद्रमा को चाहने वाला एक बोना आदमी है जो कि अपने आप को भांजा कहता है और वो एंथोनी का बहुत ही कट्टर दुश्मन है। और यूँ तो हमें पता है एंथोनी अपने किसी दुश्मन को ज़िंदा नहीं छोड़ता है, लेकिन भांजा किसी न किसी तरीके से हमेशा बच जाता है और वो रूपनगर में मुर्दा पार्किंग का धंधा करता था और इसी धंधे के कारण उसकी दुश्मनी एंथोनी से हुई है। और इसकी मेन जो शक्तियाँ हैं वो तो जो चंद्रमा है उसकी ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों से ही उसको मिलती है, जिसके कारण सहारे वो उड़ भी सकता है, ऊंची ऊंची छलांगे भी मार सकता है और उसकी पावर चांद के घटने और बढ़ने के साथ में बढ़ती घटती रहती है। तो इसकी ओरिजिन इस प्रकार से है कि एक बिल्कुल सामान्य सा बच्चा होता है जो अपनी माँ से हमेशा चाँद के से रिलेटेड कहानियाँ, पोयम वगैरह सुनता है और धीरे-धीरे उस बच्चे को उस चाँद से बहुत ही लगाव हो जाता है और वो उसके पास में जाने की सारी कोशिशें करता है और उसके लिए
कई किताबें पढ़ता है, यौगिक साधना वगैरह भी करता है, अलग-अलग साधनाएँ करता है, लेकिन इस जुनून के चलते हुए वो उसकी माँ भी मारी जाती है और उससे परेशान होके या उससे वो व्यथित होके खुद अपराध जगत की ओर मुड़ जाता है। वो अपने आदमियों के साथ में मुर्दा पार्किंग का एक ठेका चलाता है रूपनगर में, जिसको सरकार से भी मान्यता प्राप्त कर लेता है। और इसकी सिस्टम इस प्रकार से होता है कि कोई भी मरे इंसान को दफनाने के लिए पहले एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है, तब कहीं जाके उसे 2 गज ज़मीन मिलती है और उसके कब्र को बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से एक फैमिली से उसके आदमी भिड़ जाते हैं और उन वो लोग उन उस फैमिली के लोगों को मारने लगते हैं, तब एंथनी वहाँ आता है और इनकी पिटाई करता है। लेकिन वहाँ पे एंथनी और भांजा का आमना-सामना होता है और शुरुआत में एंथनी इसकी पावर्स को नहीं समझ पाता और वहाँ से बहुत बुरी तरीके से वो वहाँ पे मार भी खाता है, लेकिन सुबह होने के कारण उसको वापस जाना पड़ता है। फिर वहाँ पे जब उसके आदमी लिस्ट बनाते हैं भांजा के, तो सामने एंथनी का नाम आता है, तो भांजा के आदमी जूली के पास वसूली के लिए जाते हैं, जिसमें जूली टैक्स देने से मना कर देती है। तब एक बार फिर से इनका आमना-सामना होता है और उस समय एंथनी अपने कौवे प्रिंस की मदद से भांजा को हरा देता है। फिर इसके बीच में वो भांजा जो होता है वो उस फादर का, उस प्रीस्ट का भी कत्ल कर देता है, जिसके कारण एंथनी से उसकी पहली भिड़ंत होती है और वो वापस अपना काम-धाम चालू कर देता है, यही मुर्दा पार्किंग का। तो इस बार एंथनी एक मून स्टोन लेकर उसको भांजा को हरा देता है और उसको ज़िंदा का ज़िंदा एक कब्र में दफ़न कर देता है। बट ऑब्वियसली वो उसमें मरता नहीं है। एक बार फिर से वो वापस से आता है, इस बार पाकिस्तान ज़िंदा वाले प्रोजेक्ट के अंदर वो दिल्ली पहुँचता है, जहाँ उसे प्रिंसिपल जो है पहुँचाता है। इसमें बहुत सारे सुपर विलेन्स एंड सुपर हीरो होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सुपर हीरोज़ को धोखे से बेहोश करके बर्मुडा ट्रायंगल भेज देते हैं और वहीं पे एक आतंकवादी की रिहाई के लिए इन्वर्टर नाम का एक विलेन पार्लियामेंट में घुस जाता है। वहाँ पे ये जो भांजा होता है यही इन्वर्टर को मार के मंत्री को बचाता है। फिर वो पीओके में काल पहलिया, प्रोफेसर इन्वायरो, मैकेनिक और जोकर के साथ मिलकर पाकिस्तान के सैनिकों को भारत में घुसपैठ करने से रोकता है। तो एक प्रकार से यहाँ दिखता है कि हम कितने भी बुरे हैं, लेकिन देशभक्ति तो हम में भी ये वाले टाइप के हैं और एक प्रकार से ये राज कॉमिक्स का सुसाइड स्क्वाड का एक वर्जन है। और इसके बाद में जो दूसरे हीरोज़ भी इतने वापस आते हैं और ये विलेन और हीरो मिलके पाकिस्तानियों को हराते हैं। फिर एक बार फिर से वो वापस अपने पुराने तरीकों में आ जाता है और फिर अपराध के लिए वहाँ रूपनगर पहुँचता है और इस बार एक तांत्रिक के साथ में मिलके वो एक स्वांग रचता है, जिसमें एक धनवान लोगों को जो मर जाते हैं उनके रिश्तेदारों को वो ज़िंदा करने के लिए बहुत ही मोटी रकम उनसे वसूलता है। लेकिन एक बार फिर एंथनी को पता पड़ता है और वो वापस आ जाता है और इस बार वो एंथनी को फिर से हराता है। लेकिन वो जो तांत्रिक है वो ये करता है कि वो भांजा की मदद से एंथनी के मुर्दा शरीर को ज़िंदा करके अपने ही वश में कर लेता है और उसको मारिया को ख़त्म करने के लिए भेजता है। लेकिन तभी मारिया, क्योंकि अब एंथनी तो उसको बचा नहीं सकता, तो तभी मारिया की जो पुकार है वो सुन के शक्ति वहाँ पे आ जाती है और वो वहाँ पे एंथनी के शरीर से मारिया को बचाती है और एंथनी के शरीर को मुक्त भी करा लेती है। इस घटना के बाद में ये जो भांजा है वो क्या करता है कि वो एक प्रकार से शक्ति को ट्रिक कर लेता है कि शक्ति उसके लिए एक नकली कृत्रिम चाँद बना लेती है और उस चाँद की शक्ति से वो इन दोनों से ही लड़ता है, लेकिन एंड में ऑब्वियसली शक्ति उस चाँद को नष्ट कर देती है और फिर वापस से ये हार के भाग जाता है। इसके बाद में काफ़ी समय तक वो गायब रहता है, लेकिन फिर सीएएन के अहंकारी सुप्रीमो का एक जो क्लोन है, जो सुपर इंडियन के रूप में आने वाला है, वो वहाँ पे उस वाली स्टोरी में इसका भी एक रोल होता है और बाकायदा वो विलेन चाचा बन के वहाँ पे इसको अपनी गुप्त कलाएँ भी सिखाता है सुपर इंडियन को। और नेक्स्ट टाइम जब ये वापस से एक्शन में दिखता है वो उस समय होता है जब ये खबर आती है कि सुपर इंडियन की किडनैपिंग हो गई है, जिसको वो खुद अपना भतीजा मानता है। तो इसके केस में वो वहाँ पे एंथनी के पास में मदद लेने जाता है और वहाँ पे ये दोनों मिलके ढूंढते हैं कि सुपर इंडियन कहाँ है। लेकिन एक्चुअली ये हो सकता है हो जाता है कि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो एंथनी वहीं उसी की ही पिटाई करके और उसको वहाँ से आगे खुद चले जाता है। फिर कुछ समय बाद पता पड़ता है कि ये जो किडनैपिंग की खबर थी सुपर इंडियन की, वो खुद ही एक अफ़वाह है, क्योंकि वहाँ पे सुपर इंडियन आगे दूसरे अपने प्रोजेक्ट में दूसरे मिशन पे होता है, तो भांजा वापस अपने काम पे चले जाता है। तो ये जो कहानी है, ये जो कैरेक्टर है भांजा का, ये अभी नॉर्मली दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ज़ोरदार कैरेक्टर है। चाहे ये कद में बहुत ही छोटा है, लेकिन पावर्स इसकी बहुत ही बड़ी है और इसमें कहीं-कहीं शेड्स दिखाए गए हैं। मतलब देखिए, एक तो टोटली विलेन है, इसको औरतों को मारने में भी कोई दिक्कत नहीं जब ये मारिया को मारने के लिए भेजता है और इसके अलावा लेकिन देशभक्ति का जज़्बा है, बाकायदा देशी सुसाइड स्क्वाड का एक पार्ट भी बनता है और इसमें लगाव भी है। जब सुपर इंडियन जैसे हीरो को उसने अपना भतीजा माना है तो उसकी हेल्प करने भी आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कैरेक्टर जल्दी आएगा वापस। तो
इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी डिटेल्स पसंद आई होगी। ये जो यहाँ पे हमने देखा रिसर्च, ये भी एन के कोठारी जी ने किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।